डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CL वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है एक्सटिंक्शन एंड इवोल्यूशन। एक्सटिंक्शन का मतलब हिंदी में विलुप्तीकरण होता है। जंतु यहाँ पर अपन बायोलॉजिकल टर्म के रूप में लेते हैं, इसको बायोलॉजिकल एक्सटिंक्शन के रूप में लेते हैं, जो कि विलुप्तीकरण, जंतुओं का जो विलुप्तीकरण है उनका लुप्त होना क्या कहलाता है? एक्सटिंक्शन कहलाता है। और ये एक्सटिंक्शन को अपन क्या कहेंगे? डेफिनेशन: एक्सटिंक्शन लीड टू द डिसअपीयरेंस ऑफ ए स्पीशीज और ए पॉपुलेशन। किसी भी स्पीशीज का या किसी भी पॉपुलेशन का विलुप्त होना, डिसअपीयर होना क्या कहलाता है? एक्सटिंक्शन कहलाता है। और इस एक्सटिंक्शन में वेरियस स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, इट्स एंटायर जेनेटिक हेरिटेज इज लॉस्ट। जब कोई भी स्पीशीज या कोई भी स्पीशीज के एनिमल्स जब एक्सटिंक्ट होते हैं तो इसका मतलब उनका पूरा का पूरा जेनेटिक हेरिटेज जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि कंप्लीटली एलिमिनेशन ऑफ ए स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज का पूर्णतया वो एक्सटिंक्ट होना क्या कहलाता है? एक्सटिंक्शन कहलाता है। ये अपने आप में एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। एक्सटिंक्शन भी एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इवोल्यूशन का ही एक पार्ट है। जैसे अपन कहते हैं कि स्पेसिएशन है, नई जाति का बनना, ठीक है? तो नई जाति का बनना भी क्या कहलाता है? स्पेसिएशन कहलाता है। और वो भी क्या है? एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। और एक्सटिंक्शन भी अपने आप में एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, यद्यपि ये एक ना तो नेगेटिव इवेंट है और ना ही एक ये पॉजिटिव इवेंट है। Various species can become another species in order to adapt small environment changes. This process is known as speciation. जब इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर एक स्पीशीज है वो किसी दूसरी स्पीशीज में अगर चेंज हो जाती है तो उसी को अपन क्या कहते हैं? स्पेसिएशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो गई तो इसका मतलब पहले वाली जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो गई। यानी स्पेसिएशन के साथ साथ में क्या हो रहा है? एक्सटिंक्शन भी चल रहा है। ये एक अपने आप का एक टाइप है, एक्सटिंक्शन की एक टाइप है, जिसमें क्या होगा कि या तो किसी भी जाति के सारे सदस्य विलुप्त हो जाए, टोटली डिसअपीयरेंस हो जाए, या फिर एक स्पीशीज है वो दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाए। तो अपन पहले वाली स्पीशीज के लिए ये कह सकते हैं कि पहले वाली एक्सटिंक्ट हो गई। तो स्पेसिएशन एंड एक्सटिंक्शन आर बोथ पार्ट ऑफ नेचुरल इवोल्यूटिव प्रोसेस ऑफ ए लिविंग बीइंग। यानी स्पेसिएशन और एक्सटिंक्शन ये दोनों क्या है? नेचुरल सिलेक्शन या नेचुरल इवोल्यूटिव जो प्रोसेस होते हैं उसके दोनों ये पार्ट होते हैं। देयरफॉर नेचुरल एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीशीज नॉट ए नेगेटिव इवेंट और नॉट पॉजिटिव इवेंट। यानी जो एक्सटिंक्शन है वो एक पॉजिटिव इवेंट भी नहीं है और नेगेटिव इवेंट भी नहीं है, बट इट आल्सो ए इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ये जो जो एक्सटिंक्शन है, जंतुओं का विलुप्तीकरण होता है, वो दो प्रकार का होता है। यहां पर अपन ने दो प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन कर रखा है। फर्स्ट अपन लेते हैं जिसमें दो प्रकार का कर रखा है अपन ने। फर्स्ट है ट्रू एक्सटिंक्शन मतलब टोटल डिसअपियर विदाउट प्रोजेनी, मतलब उस जाति के सदस्य या उस एरिया के रहने वाले सदस्य सारे के सारे डिसअपियर हो जाए, कोई भी पीछे अगर प्रोजेनी नहीं छोड़ करके जाते, कोई भी उनकी संतान नहीं बच सकती है, यानी टोटल डिसअपियरेंस ऑफ एंटायर हेरिटेज, तब उसको अपन क्या कहेंगे? ट्रू एक्सटिंक्शन। जैसे देखिए एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, जब डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ था केटी एक्सटिंक्शन में, तो उसमें इसका मतलब ये है कि वो पूरे के पूरे विलुप्त हो गए, उनकी कोई भी प्रोजेनी नहीं बची है। इसी प्रकार से एक्सटिंक्शन ऑफ ट्राइलोबाइट्स, जब ट्राइलोबाइट्स भी डिसअपीयर है तो वो क्या है? ट्रू एक्सटिंक्शन है, वो वास्तविक विलुप्तीकरण कहलाता है, जिसमें कोई भी सदस्य, उस जाति का कोई भी सदस्य है वो पृथ्वी के ऊपर नहीं बचता है, तो वो होता है ट्रू एक्सटिंक्शन। एक होता है फाइलेटिक एक्सटिंक्शन, या इसको फाइलेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे क्या एक जाति है वो दूसरी जाति में कन्वर्ट हो जाती है। ग्रुप में डिसअपियर लिविंग डिसेंडेंट्स विद इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन। यहां पर क्या एक स्पीशीज है वो दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है, यानी मॉडिफिकेशन के साथ में दूसरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहले वाली स्पीशीज को अपन ये कह सकते हैं कि पहले वाली विलुप्त हो गई। जैसे एक एग्जांपल लिखा अपन ने, इयोहिपस
ये जो हॉर्स, आज का जो मॉडर्न हॉर्स है, जो घोड़ा है, उसको क्या बोलते हैं? इक्वस। और वो इक्वस किससे बना है? इयोहिपस। जो पुराने प्राचीन समय के अंदर जो जाति थी उसका नाम क्या था? इयोहिपस। और आज जो मॉडर्न हॉर्स है वो क्या है? इक्वस। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इयोहिपस है वो लुप्त हो गया। तो यहां पर तो ट्रांसफॉर्मेशन है और यहां पर क्या है? टोटली डिसअपियरेंस है। तो ये दो प्रकार का है। एक इनकी डिग्री ऑफ एक्सटिंक्शन के आधार पे भी अपन ने एक 3 टाइप और बना रखी है किसकी? एक्सटिंक्शन की। पहला है बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन क्या होता है? नॉर्मली पृथ्वी के ऊपर एक्सटिंक्शन कंटिन्यूअस होता रहता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। उसमें एक सारी जातियों का या एक स्थान पे रहने वाली सभी जंतुओं का एक साथ उसमें एक्सटिंक्शन नहीं होता है, बटकी पर्टिकुलर स्पीशीज का होता है। देखिए, द ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज, किसी एक, क्योंकि एक्सटिंक्शन पृथ्वी के ऊपर लगातार चलता रहता है, जो लगातार और धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस चलता रहता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। तो ये बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन किसके के लिए है? केवल इंडिविजुअल स्पीशीज के लिए है, एक स्पीशीज के लिए है। इट अकर्स एट फेयरली स्टेडी रेट ऑफ ओवर जियोलॉजिकल टाइम। ये एक निश्चित है, वो अपनी एक कांस्टेंट रेट के साथ में कंटिन्यूस होता रहता है पृथ्वी के ऊपर। इट रिजल्ट ऑफ नॉर्मल इवोल्यूशनरी प्रोसेस विद लिमिटेड स्पेस। तो ये एक लिमिटेड स्पेस के ऊपर होता है, कंटिन्यूस ये पृथ्वी के ऊपर होता रहता है। कभी एक उस स्पीशीज का हो रहा है, कभी किसी दूसरी स्पीशीज का हो रहा है, कभी किसी तीसरी स्पीशीज का हो रहा है। तो ये कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस है एक्सटिंक्शन का, जिसको अपन बोलते हैं बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। जैसे गोल्डन टोड वाज लास्ट सीन इन 1989। तो जो ये जो गोल्डन टोड है वो 1989 में लास्ट देखा गया और अब उसको अब वो नहीं मिल रहा है, तो वो क्या धीरे धीरे विलुप्त हो गया। इसको क्या बोलते हैं? बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। सेकेंड आता है मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन में क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ मोर देन 70% स्पीशीज इन ए रीजन और इकोसिस्टम। किसी एक रीजन में या किसी एक इकोसिस्टम में 75% अबोव 75% स्पीशीज अगर एलिमिनेट हो जाए, लुप्त हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन में क्या होता है? 75% से ज्यादा स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, उसी को बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। और पृथ्वी के ऊपर अब तक 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, जिसको अपन बाद में पढ़ेंगे कभी। 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं और 22 इंस्टीट्यूट, 6 देशों की 22 इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने कंबाइंड स्टडी करके एक ये भी एक कंक्लूजन निकाला है कि जो 6th मास एक्सटिंक्शन है वो भी होने वाला है, स्टार्ट हो चुका है। और वो जो 6th मास एक्सटिंक्शन है वो पहले वाले 5 एक्सटिंक्शन से डिफरेंट होगा, क्योंकि वो ये केवल मैन मेड है। मानव के द्वारा जितना विनाश किया जा रहा है या जो आधुनिकरण के नाम के ऊपर जितना हार्वेस्टिंग, डी हार्वेस्टिंग, पोल्यूशन, क्लाइमेट को चेंज किया जा रहा है, अर्बेनाइजेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, फॉरेस्ट, इन सब के लिए जो मानव के द्वारा जो किया जा रहा है, उसकी वजह से 6 मास एक्सटेंशन है वो चल रहा है और उसको एक आगे है वो कंटिन्यूअस स्पीड पकड़ेगा। क्योंकि जब भी मास एक्सटेंशन होता है तो उसमें क्या होता है? पहले प्रेस एक मॉडल दिया हुआ है अरेन का, उसमें बताया गया कि कोई भी मास एक्सटेंशन होता है वो एक साथ एक अचानक नहीं होता है, उसमें 2 फोर्स काम करते हैं। तो प्रेस, एक पल्स, प्रेस। प्रेस में क्या होता है कि प्रेस में क्या होता है? किसी एक इन्वायरमेंट का प्रेशर वो कंटिन्यूअस जंतुओं के ऊपर लगता रहता है और फिर अगर कोई कैटास्ट्रोफ हो जाए तो वो सारे के सारे एक साथ में विलुप्त हो जाते हैं। तो ये मास एक्सटिंक्शन है, जो कि 5 मास एक्सटिंक्शन है वो हो चुके हैं। ये है ग्लोबल एक्सटिंक्शन। थर्ड है ग्लोबल एक्सटिंक्शन। ग्लोबल एक्सटिंक्शन में क्या होगा? लार्ज स्केल इवेंट है दैट एलिमिनेट मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑन ए कॉन्टिनेंट और अर्थ। एक कॉन्टिनेंट के ऊपर या अर्थ के ऊपर मैक्सिमम स्पीशीज का खत्म कर देना क्या कराता है? ग्लोबल एक्सटिंक्शन। और ये ग्लोबल एक्सटिंक्शन है वो स्नोबॉल अर्थ, एक बार पहले आज से 635 मिलियन साल पहले
ये स्नोबॉल अर्थ है जो ग्लोबल एक्सटिंक्शन हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि पृथ्वी के ऊपर 1 किलोमीटर से लंबी बर्फ जम गई थी, जो कि 10 मिलियन ईयर तक है वो कंटिन्यू ये प्रोसेस रहा था, जिससे क्या होगा पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया। तो किसी प्रकार की वनस्पति और किसी भी प्रकार की जीव जंतु इसमें नहीं बचे थे। तो ये एक ग्लोबल एक्सटिंक्शन का उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के अपन ने बताए डिग्री, इनकी डिग्री के आधार के ऊपर कि कौन कौन से जो एक्सटिंक्शन होते हैं, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन और ग्लोबल एक्सटिंक्शन। एक अपन ने बताया ट्रू और फाइलेटिक। ट्रू में टोटली डिसअपियरेंस और फाइलेटिक में क्या होता है, एक स्पीशीज का दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाना, ताकि पहले वाली को अपन ये कह सकते हैं कि वो पहली वाली है वो विलुप्त हो गई, जैसे अपन ने ये इयोहिपस का उदाहरण दिया है। तो इस प्रकार से ये एक्सटिंक्शन है। अब इस एक्सटिंक्शन के कारण क्या है, क्या क्या उसके कोजेज है जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्शन होता है, उसको अपन लेते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं कोजेज ऑफ एक्सटिंक्शन, विलुप्तीकरण या एक्सटिंक्शन के कारण क्या है। वैसे बहुत सारे कारण है एक्सटिंक्शन के, जंतुओं के विलुप्तीकरण के बहुत सारे कारण है एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पर अपन कुछ कारणों का डिस्कशन करेंगे। तो अपन ने उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला तो क्या है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और दूसरा क्या है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर देखिए क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी 3 में डिवाइड किया, नेचुरल डिजास्टर, हैबिटाट लॉस और ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस। नेचुरल डिजास्टर के अंदर आता है ड्रामेटिक फ्लडिंग, जो फ्लडिंग होती है, बाढ़ आती है, उसकी वजह से भी है वो हैबिटाट का लॉस होता है या एक्सटिंक्शन होता है। इसी तरीके से इंपैक्ट ऑफ लार्ज मेटेराइट्स, जो उल्कापिंड जो पृथ्वी के ऊपर टकराते हैं मेटेराइट्स, जिसकी वजह से है वो पूरे के पूरे जो इन्वायरमेंट है उसमें डस्ट भर जाती है और सूर्य की किरणें वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे सारी की सारी वनस्पतियां और उस वनस्पतियों के ऊपर निर्भर रहने वाले सारे के सारे जीव खत्म हो जाते हैं। तो ये जो इम्पैक्ट ऑफ लार्ज मेटेराइट्स है, जो उल्कापिंड का कारण है, वो उसकी वजह से मास एक्सटिंक्शन होता है, बहुत बड़े स्तर के ऊपर जाकर के एक्सटिंक्शन होता है। तो इसका अपन ने एक उदाहरण पहले भी पढ़ा था, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स का जो एक्सटिंक्शन है वो माना जाता है कि मेटेराइट्स, पृथ्वी के ऊपर मेटेराइट्स के टकराने से वो डायनासोर्स का विलुप्तीकरण हुआ था। इसी प्रकार से ट्राइलोबाइट्स का भी जो एक्सटिंक्शन है वो भी मेटेराइट्स के टकराने से हुआ था, जिससे जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो काफी बढ़ गया और वो सारे के सारे जंतु है वो खत्म हो गए। तो इनकी वजह से क्या होता है, जो नेचुरल डिजास्टर जो भी है कारण है, उनकी वजह से मास एक्सटिंक्शन होता है। तो एक तो मेटेराइट्स की वजह से होता है, दूसरा मेजर टेक्टोनिक शिफ्ट, पृथ्वी के नीचे, ये जियोलॉजिकल टर्म है टेक्टोनिक शिफ्ट, यानी पृथ्वी के नीचे बहुत सारी प्लेट्स होती है और उन प्लेट्स के खिसकने से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, जिससे भी है वो एक्सटिंक्शन का कारण होता है। वोल्केनिक एरप्शंस, ज्वालामुखी फटने से बहुत सारी पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो ये कुछ नेचुरल कारण बताएं, और नेचुरल कारण बहुत बड़े कारण होते हैं, जिससे क्या होता है मास एक्सटिंक्शन होता है। बाकी जितने भी कारण है उसमें क्या होगा कि जो है वो बैकग्राउंड, जिसको अपने बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन कहा है, वो कारण इनकी वजह से होते हैं। और जो नेचुरल डिजास्टर है वो किसकी वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या होता है, मास एक्सटिंक्शन होता है। दूसरा कारण जैसे हैबिटाट लॉस है। अब मनुष्य क्या करता है कि आधुनिकीकरण के नाम पे और बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड को वो यूज कर रहा है, जिससे क्या होता है कि प्राकृतिक जो आवास है जंतुओं के वो खत्म होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट्री की वजह से, माइनिंग की वजह से और अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण की वजह से वो जो जंतु की है वो हैबिटाट का लॉस होता है। और उस हैबिटाट में जंतु वो है जहां पर वो रहता है, वो उसका शेल्टर का काम करता है, वहां पर वो फीडिंग करता है, वहां पर वो मेटिंग करता है। तो अगर उसकी आवास ही खत्म हो जाएगा तो वो जंतु है वो एक्सटिंक्ट होने लग जाते हैं। तो हैबिटाट लॉस आज बहुत बड़ा कारण है एक्सटिंक्शन का। इसी तरीके से ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। अब ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज में कई चीजें हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है, जिससे ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज होगा तो उससे क्या होगा कि पृथ्वी की जो ऊपर जो एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा,
समुद्र का टेम्परेचर बढ़ेगा और सी लेवल है वो भी हाई हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वहां पे पाई जाने वाली जितनी भी जीव जंतु है वो नहीं रह पाएंगे। तो ये सारे के सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि एक्सटिंक्शन को जन्म देते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कारण बहुत छोटे छोटे हैं, वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर है वो इफेक्ट करते हैं। जैसे स्कार्सिटी ऑफ स्पेसिफिक फूड, किसी स्पेसिफिक फूड का कम होना उस जंतु के लिए, उस स्पीशीज के लिए जो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उससे वो उसके विनाश का कारण बनती है। प्रीडेशन एंड कंपटीशन, जंतुओं के बीच में आपस में जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कंपटीशन होना और शिकारियों का होना, बहुत ज्यादा शिकारियों का होना, तो उसका वो भी एक एक्सटिंक्शन का कारण है। स्पीशीज स्पेसिफिक डिजीज का होना, कोई पर्टिकुलर जाति के ऊपर, एक पर्टिकुलर जाति के एनिमल्स के ऊपर एक पर्टिकुलर डिजीज का होना, ये भी एक्सटिंक्शन का कारण है। पुअर रिप्रोडक्शन भी कारण है। ओवर हार्वेस्टिंग, ओवर हार्वेस्टिंग का मतलब है जैसे फिशिंग है, ओवर फिशिंग करना, ट्रीज को काटना, फिशेज का हार्वेस्टिंग करना। जैसे लगभग 85 मिलियन टन्स फिशेज है वो पर ईयर है वो खाने के काम में ली जाती है। तो इस प्रकार से उनकी ओवर हार्वेस्टिंग करना भी है वो एक्सटिंक्शन का कारण बढ़ता है। इन्वेजिव स्पीशीज, जंतु आदमी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो वो क्या है कि एक स्पीशीज को अपने साथ में ले जाता है, तो वो जो नेटिव स्पीशीज होती है उसके लिए वो हार्मफुल हो सकती है। तो ये सारे के सारे कारण है वो एक्सटिंक्शन के कारण है, जिसमें अपन ने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बताए और बायोलॉजिकल फैक्टर्स बताए। अब रहता है एक्सटिंक्शन एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन का क्या आपस में संबंध है और क्या ये तो अपन पहले ही बता चुके कि ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। जब भी स्पेसिएशन होगा, एक नई जाति बनेगी, तो पहले वाली जाति है वो एक्सटिंक्ट होगी। तो इन दोनों का आपस में जब पॉजिटिव इवोल्यूशनरी कहते हैं आप, तो इसको नेगेटिव इवोल्यूशनरी भी अपन कह सकते हैं। या अपन ने पहले भी कहा कि ये न तो एक नेगेटिव इवेंट है और ना ही एक पॉजिटिव इवेंट है। अब मान लीजिए किसी भी एक एक्सटिंक्शन होता है, तो जब एक्सटिंक्शन होगा तो वहां पे पाई जाने वाली जो भी जाति है जिसका एक्सटिंक्शन होगा, तो एक तो वो डिसेंडेंट है, वो जनरेशन नहीं बनेगी जो उनसे बनने वाली थी, ठीक है। दूसरा, अगर किसी प्रीडेटर्स, जो मान लीजिए किसी भी एक टेरिटरी के अंदर और बहुत सारे अगर प्रीडेटर्स अगर खत्म हो जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो एक फूड चेन होती है उसके ऊपर जो अपर कैटेगरी है, जो प्रीडेटर्स जो होते हैं, अगर वो खत्म हो जाए तो पूरी की पूरी फूड चेन है वो प्रभावित होती है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होता है, जिससे वो एक आगे आने वाले जंतुओं के लिए वो नुकसानदायक सिद्ध होता है। जब स्पीशीज एक एक्सटिंक्ट होगी, जब कोई भी एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होगी, तो अपन यूं कह सकते हैं कि ये एक ट्री है और इस ट्री के अंदर खूब सारी ब्रांचेज है। जब ये ब्रांचेस सारी की सारी मान लीजिए एक्सटिंक्ट से अगर ये खत्म हो जाती है, तो नई ब्रांचेज निकलने को वो मोटिवेट भी करती है, ठीक है। इससे कुछ नई नीचीज भी डेवलप होती है और नई जाति को, यानी जो जाति पहले से अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, वो जाति अब है वो सर्वाइव कर पाएगी। जैसे डायनासोर्स का जब विलुप्तीकरण हुआ था, उस समय बहुत से छोटे मेमल्स, जैसे जो रोडेंट्स लाइक मेमल्स थे, वो उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन वो सरवाइव कर गए क्योंकि वो उनको छिपने के लिए, उनको वो बिलों में रहते थे, तो उनको छिपने के लिए वो स्थान मिल गया, तो वो उस समय सरवाइव कर गए। और आज उन्हीं सरवाइव की वजह से आज है वो बढ़ जाकर के वो मेमल्स उन्हीं से जाकर के आज के मेमल्स बने हैं। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक्सटिंक्शन है वो इन्वायरमेंट के अंदर एक नए इवोल्यूशनरी प्रोसेस को जन्म देता है। तो ये एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक ये पॉजिटिव भी इसको मान सकते हैं, बट कंप्लीटली इसको अपन एक पॉजिटिव इवेंट नहीं कह सकते और ना ही इसको अपन एक नेगेटिव इवेंट कह सकते हैं। तो ये जो एक्सटिंक्शन आज का अपना टॉपिक था, एक्सटिंक्शन एंड इवोल्यूशन, यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स।